बच्चियां फजर के नमाज के बाद मदरसे के लिए निकली, इधर से गुजर रही थी तो हमें लगा कहीं अपने दोस्तों के साथ दारू पीने बैठ गए होंगे। छिड़के सर, लगता है टूटी हुई बोतल से स्टैब करके मारा गया है, लेकिन मर्डर वेपन आसपास कहीं नहीं मिला। पहले अब्दुल की बीवी निखत का गायब होना, अब उसके अब्बा जमील की में, खास तौर पे इनकी बिल्डिंग के आसपास तलाश करो, इस कत्ल की गुत्थी वहीं सुलझेगी। इसके अलावा खून में अल्कोहल भी मिला। मौत के वक्त को नशे में था। सर, मौत का वक्त सुबह 4 से 5 के बीच का है। इम्तियाज के मुताबिक बच्चियां मदरसे जा रही थी जब उन्हें रास्ते में अपने दादा को मरा हुआ देखा। हो सकता है इन बच्चियों ने कुछ और भी देखा हो, लेकिन डर के मारे बता नहीं रहे। इन बच्चियों से और इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हम भाग रहे थे। भाग रहे थे? बेटा क्यों भाग रहे थे? क्योंकि हमारे बारे में कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि हम लड़कियां हैं। या अल्लाह, ये बड़ी तो उसको क्या निकटती है। मेरी बच्चियों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या जहर भर दिया है, उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। साहब, मैं आपको सब बता रही हूँ कि ये सब कुछ अब्दुल भाई ने किया है। अब्दुल भाई ने ही अब्बू को मारा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर कोई जानता है कि अब्दुल भाई अब्बू से कितनी नफरत करते थे। मेरे ससुर एक खर खोपड़ी के इंसान थे। जब अब्दुल भाई और निखत का निकाह हुआ तो सरेआम उन्होंने अब्दुल भाई के ऊपर पेशाब कर दिया था। मेरे अब्बा का गुस्सा बहुत खराब है, वो हाथ बहुत जल्दी छोड़ते थे और अब्दुल पे तो और भी जल्दी हाथ छोड़ते थे। तेरे को समझ में नहीं आया? हाँ, इतना कुछ बोलने के बाद भी तेरी वही हरकत। एक तो खाता पूरा है लेकिन आधा क्या आधा रह गया। तू समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तेरा शर्म नहीं आती तेरे को? अरे मैंने क्या किया, मतलब क्या? एक खड़ा। तो तुमने कभी अपने अब्बा को रोकने की कोशिश नहीं की? घर के सबसे बड़े थे, उनके सामने हम ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर पाते थे, रोकना तो बहुत दूर की बात है। पूरी जिंदगी तुम अपने अब्बा के ताने सुनते रहे, मार खाते रहे, एक बार भी अपने अब्बा को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। अम्मी की वजह से साहब, एक दिन मेरी अम्मी ने अपने बदन के सारे जख्म मेरे को दिखाए। उन्होंने कहा इस दर्द को कभी भी अपने रूह पर हावी मत होने देना। अगर तुम्हारे अब्बा इतना ही जुल्म करते थे तो तुम उसी घर में उनके साथ क्यों रहते थे? साहब, निकत उसी को सबके साथ में मिल के रहने का बुखार सवार है। साहब कहती है तुम बड़े हो, अगर तुम भी टूट जाओगे तो ये पूरा घर टूट जाएगा। इसीलिए साहब इतने दिनों से सबके ताने सुने, गालियां सुनी, मार खाई। साहब, मैं अपने अब्बा का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? साहब, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और भी वजह है अब्दुल भाई के पास। मेरे शौहर के साथ साथ मेरे ससुर पे भी डोरे डाला करती थी वो। बकवास कर रही है हमीदा, वो तो मेरे अब्बा ही निकत के पीछे पड़े रहते थे। क्या कर रहे थे आप? मैं तो अब्बा, क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अब्दुल जो अब तक अपने ऊपर आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत का डट कर मुकाबला कर रहा था, अब निखत के गायब हो जाने से कमजोर पड़ने लगा था। अपने ऊपर कसे हुए तानों को तो उसने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन निखत पर उठने वाली उंगलियां। निखत गायब हुई, फिर 2 दिन बाद जमील की मौत। सर, ये मुमकिन है कि जमील और निखत के बीच संबंध हो, फाई के चक्कर में निखत को भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि निखत का जमील और रफीक दोनों के साथ संबंध था और उसने जमील को रास्ते से हटाया और रफीक के साथ भाग गई। तो इस रफीक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इन दोनों की, निखत और रफीक की तलाश तेज कर दो और ये भी जानने की कोशिश करो कि जमील के मौत के और क्या कारण हो सकते हैं। जमील लॉज चलाता था, इसकी लॉज के आसपास पूछताछ करो। सर, साहब, वैसे जमील तो गरम दिमाग का था, आए दिन किसी न किसी के साथ उसके झगड़े होते ही रहते थे। अभी कुछ रोज पहले एक औरत को लेके बाप बेटे में जम के लड़ाई हुई थी साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को आंख उठा के देखने की? आपकी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। बुढ़े हो गए हो आप, आपको कबूल नहीं करेगी वो। तेरे को बहुत जवानी चढ़ी है ना? हाँ, तेरी जवानी निकालता हूँ मैं आज। तेरे को मेरे को बताएगा बुढ़ा, मेरे को बोलेगा बुढ़ा, निकाल। वो औरत निखत थी? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बीच किसी औरत को लेकर झगड़ा भी हुआ था क्या?
अब्बा मेरे को बेटियां पैदा करने के वास्ते हमेशा ताना मारा करते थे। दो बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे। इसलिए बेटा पैदा करने के लिए मेरे को एक निकाह और करना था, लेकिन अब्बा ने भी उसी लड़की के पास में अपना रिश्ता भेज दिया जिससे मेरे को निकाह करना था। कौन थी वो औरत? रुखसाना। लेकिन मेरे और अब्बा के झगड़े के चलते उसके अब्बा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। सर ये इम्तियाज झूठ तो नहीं बोल रहा। मुमकिन है कि ये लड़ाई निखत को लेके ही हुई होगी। ये दोनों शायद निखत के पीछे हों। इम्तियाज ने निखत को कोई छुपा दिया और अपने बाप। वो निशाने तो नहीं? सर निखत का अब तक तो कोई पता नहीं लगा है। इसे इम्तियाज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और लोकेशन भी चेक करो। सर सुना है निखत के बारे में पुलिस तुझसे पूछताछ कर रही थी। बता निखत कहाँ है? साले दूसरों का बीवियों पर नजर डालता है। साले बदले, आज के बाद दोबारा कभी इस लॉज में नजर आया ना तो तुझे भी अब्बा के पास भेज दूंगा, ठीक है? और देखता हूँ तुझे तेरी निखत कैसे मिलती है। चल हट। सर 9 अप्रैल को जिस वक्त जमील का मर्डर हुआ था, इम्तियाज की मोबाइल की लोकेशन उस जगह की नहीं थी, लेकिन उस दौरान इम्तियाज का मोबाइल कंदेल स्ट्रीट में रेगुलरली एक्टिव था। चल के देखते हैं। अरे साहब एक मिनट सुन लो ना साहब। अरे बाप की रूह परवाज करते ही तेरे भी पर निकला। साहब एक मिनट। अगर इम्तियाज नहीं है तो कौन हो सकता है? जमील की मौत के पीछे और निखत की गुमशुदगी के पीछे। निखत से तो हमीदा भी नफरत करती है, लेकिन उसके पास मोटिव नहीं है जमील को मारने। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन को भी चेक किया, कुछ हाथ नहीं लगा। और ये रफीक की कोई लीड मिली? सर अब तक कुछ नहीं, लेकिन वो हमारे रडार में है। खबर मिली है कि उसे चुन्नाभट्टी एरिया में देखा गया। 2 केसेस हैं, जमील की मौत और निखत की गुमशुदगी। इस रफीक का हाथ आना बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो। जी सर। क्या हुआ तुझे? क्यों मार रहा इसे? आतिफ ने मुझे 50 रुपए दिए थे और बोला मुझे मार। तू मेरे बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को मारेगा? सर रफीक का पता चल गया है, चुन्नाभट्टी में छुपा है। सर बोरा क्या चल रहा था तेरे और निखत के बीच में? साहब माँ कसम किसी को भी पूछो साहब, वो तो अपन की बहन है साहब। बहन? हाँ साहब, वो धंधा करने वाली है और अपन उसके लिए कस्टमर लाता था। वो अब्दुल भी उधर ही मिला था उसको। साहब अब्दुल को वो इतनी पसंद आई, उसने पैसा देकर उसको खरीद लिया। वरना उस बोने से शादी कौन करता? तो तू भाग क्यों रहा था? साहब उनका माठीपुरा में था और वहां पर छापा पड़ा था, इसलिए कुछ दिन से अंडरग्राउंड था। कहीं तूने उसे फिर से धंधे पे तो खड़ा नहीं कर दिया? नहीं साहब, नहीं, कसम खाता है साहब। तो फिर फोन पे क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? साहब वो खुद धंधे में वापस आना चाहती थी साहब, इस वास्ते वो खुद फोन करती थी। अब्दुल ने निखत को इज्जतदार जिंदगी दी, उससे शादी की, दोनों का बच्चा भी हुआ।
फिर एक घर गृहस्थी वाली औरत देह व्यापार के दलदल में वापस क्यों जाना चाहती? और इस जमील की मौत का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है? शिरके, इस रफीक की बातों को वेरीफाई करना होगा कि सच बोल रहा है या झूठ। इससे पूछताछ जारी रखो। मेरा बेटा आतिफ कल रात से गायब है। कल रात जब मैं 10 बजे सोने गया तो घर पे ही था, लेकिन साहब सुबह उठा तो घर पे नहीं था। मैंने आजू बाजू सब जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला साहब। आपको किसी पे शक है? जब से उसकी अम्मी निखत गायब हुई है वो बहुत परेशान रहता है, और उसकी चच्ची हमीदा उसे बहुत परेशान करती है साहब। आपको कोई और नहीं मिला तो बिल मुझ पे फाड़ेंगे क्या? साहब, बेटियां पैदा करने पर मुझे बहुत जिल्लत मिली है, लेकिन उसकी भड़ास मैंने सिर्फ बोल के ही निकाली है। तो और कौन पहुंचा सकता है? साहब, अब्दुल भाई। बाप बेटे के बीच में एक दिन भी चैन से नहीं जाता था साहब। अब्दुल भाई ने ही अपने अब्बा को मारा है, और अब्दुल भाई ने ही निखत को मारा होगा साहब। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अब्दुल भाई ने ही आतिफ के साथ कुछ किया होगा। साहब, अब्दुल भाई जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। ए चंडाल चौकड़ियों, यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, पढ़। बच्चों, क्या तुम में से कोई भी जानता है कि तुम्हारा भाई आतिफ कहाँ गया है, क्यों गया है? देखो, घबराओ मत, सच बताओ। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब। वो मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है। उसको नुकसान पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, अब्बा को भी नहीं। और निखत मेरी जिंदगी है साहब। उसने मेरे अधूरेपन को पूरा किया है। गुत्थियां उलझती जा रही हैं। निखत का गायब होना, जमील की मौत, और अब ये आतिफ लापता है। सर, एक बात और, जब मैं हमीदा से पूछताछ करने उसके घर गया था तो देखा कि हमीदा बिना मतलब के अपनी बेटियों को डांट रही, और मुझे ऐसे लगा कि उसकी बेटियां भी कुछ छुपा रही। सर, मुझे मामला कुछ सस्पिशियस लगा। शिरके, कांस्टेबल पाटिल को इन बच्चियों पर नजर रखने के लिए बोलो। बेटे चल बेटे चल। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चल, घर पे बात करते हैं। एक मिनट, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हमें आपकी बच्चियों से कुछ सवाल पूछने हैं। अब बोलोगी तुम लोग? हम तो अपने भाई की मदद कर रहे थे। तुम लोग आतिफ को उस कमरे में क्यों ले गए थे? तुम्हें उस कमरे के बारे में कैसे पता चला? बोलो, कैसे पहुंचे तुम लोग वहां? हमें जेल नहीं जाना। हम लोग तो आतिफ को उस जगह ले गए थे, इसलिए किसी को कुछ ना पता चले, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता। हमें तो वहाँ वो दादू ले जाते थे। या अल्लाह, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपको और अब्बू को हमारी फिक्र नहीं थी ना, क्योंकि हम लड़के हैं ना। कब से चल रहा था ये सब? 1 महीने से। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अलावा कोई उस कमरे के बारे में नहीं जानता था। फिर वो टूटी हुई बोतल वहां कहां से पहुंची जिससे तुम्हारे दादू का मर्डर हुआ था? वो मैंने वहां छुपाई थी। किधर रह रहे तुम लोग इतनी रात को? हम लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। दादू आपने जो भी हमारे साथ किया है ना, हम लोग वो नहीं सह सकते। आजा, तू मेरा साथ चल। दादू छोड़ो। बाहर
बाहर से खामोश और ठीक दिखने वाले इस घर को अंदर ही अंदर कई कमियों ने जकड़ रखा था। हमीदा ने कभी अपनी बेटियों को सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसका खामियाजा एक इतने बड़े जुर्म की शक्ल में सामने आया। एक कत्ल की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, उधर है वो। साहब, इस औरत को इस घर में आते देखा था और एक आदमी भी साथ में था। उस आदमी को 2-4 बार तो यहाँ देखा था। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। रंग, जात पात, ऊंच नीच, न जाने ऐसे कितने ही दायरे हैं जिनमें उलझकर इंसान दूसरों को बेइज्जत करता है, उन्हें शर्म का एहसास दिलाता है, जबकि खुद अपने अंदर की खामियों के प्रति अपनी आंखें मूंद लेता है, जिस पर हकीकत में उन्हें खुद शर्मानी चाहिए। जिन लोगों को उनकी किसी खामी की वजह से बार बार शर्मसार किया जाता है, वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, दुनिया वालों को उसका जवाब देने के लिए कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं, और कई बार ये रास्ता जुर्म की तरफ ले जाता है। आज की ये कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, वहाँ देखिए, बोरी में कुछ है। हटिए, हटो यहाँ से। चला पाटिवा। खोलो। अल्लाह, इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आतिफ, जाना बेटा, फटाफट जाके दुकान पे जाके देखते। मैंने उनको मस्जिद में भी देख लिया, वो नहीं थे। पाला गली भिंडी बाजार में पतंग और खिलौने की मेरी एक दुकान है। ये मेरा कार्ड है साहब। दिलकश किड्स कॉर्नर। हाँ साहब। बताओ ये सब कैसे हुआ? मांझा और फिरकी का माल भरने के लिए जब मैं अपनी दुकान बंद करके 7 बजे बाहर निकला तो रास्ते में पता नहीं किसी ने मुझे मारना शुरू किया और फिर मार मार कर मुझे गोने में भर दिया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें मारे, बोरी में भरे, 5 किलोमीटर दूर शिवरी फाटे पर फेंक कर आए, और इस दौरान तुमने अपने ऊपर हमला करने वालों को देखा तक नहीं? अरे नहीं देखा तो नहीं देखा, ऐसे कैसे किसी का भी नाम ले लूं? सॉरी साहब। ये क्या हो गया आपको? कैसे हो? किसने किया ये सब? साहब, ये मेरी बीवी और ये मेरा बच्चा है। अब्दुल जी, आप पे जानलेवा हमला हुआ है। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। अब्दुल की दुकान से शिवरी फाटे तक जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा है, सबकी फुटेज खंगालो और अब्दुल के मोहल्ले में भी पूछताछ करो। अब्दुल जैसे आदमी पे हमला करने वालों को हमें ढूंढ निकालना है। जी सर। रुकना नहीं, सीधे सीधे पिट के आया है, किसी को पीटा भी? जरा संभाल के। मैं भी किसके सामने बोल रहा हूं? वो क्या मारेगा किसी को? अरे इस घर में तो औरतें ही औरतें हैं भरी हुई, बस। ये 2 बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। मुस्टंडा बन के घूमता रहता है, दिन भर खाता रहता है और कुछ करता नहीं है। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे।
बेटा कम से कम बड़ा हो क्या तू तो मर्द बनना, इनके जैसा नहीं। हा? दुश्मनी और अब्दुल की? नहीं साहब, आपके खड़क मोहल्ले में उसके जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। और आपको तो मालूम है साहब वो कैसा दिखता है। कोई कुछ भी बोले, कितने भी तानाकशी करे, क्या मजाल किसी को वो पलट के जवाब दे। आतिफ, बेटा जरा मेरे साथ आना, तुझसे कुछ बात करनी है। सर, वो अब्दुल को उठा लाई जाने वाली बाइक के ऑनर का पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से। वो बकाक गली के लड़के हैं। उछला तेना साइड। आपने पतंग उड़ाने के लिए बुलाया क्या? नहीं, तुमसे कुछ पूछना था। क्या? बता बेटे, कितने पैसे दिए थे तुमने मेरी ठुकाई के लिए? 500, 1000 या उससे भी ज्यादा? बोल बोल। क्या? अरे मुझे पता तो चले कि मेरी औकात कितनी है तेरी नजर में। मेरे को नहीं मालूम। आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन मुझे मालूम है बेटा, तुमने ही पैसे दिए थे उन छोकरों को। नहीं, मैं क्यों दूंगा? मेरी हाइट कम है, दिमाग नहीं। बोल बोल। सब वो 1000 रुपए मिले थे वो बटले को मारने के लिए। किसने दिए थे? साहब वो बटले का बेटा है ना आतिफ, उसने दिया था साहब। आतिफ, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म आती है मुझे। सब मुझे बटले का बेटा बोलने की औलाद बुलाते हैं। मुझे पहचान अच्छी नहीं लगती। मैं अपने 6 महीने की पॉकेट मनी इसीलिए बचा रहा था। मेरे को अब्बा को पिटवा के बुरा नहीं लग रहा। जाने दो साहब, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बच्चा है साहब। आतिफ, अभी इनके कहने की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर ऐसी कोई गलती की तो ठीक नहीं होगा। तो जाओ यहां से। चल चल। अब्दुल ने अपने ऊपर चलने वाले जिल्लत के हर तीर को अपनी मुस्कुराहट और अपनी खामोशी की ढाल से रोक लिया था। उसने अपनी सोच को लोगों के तानों से ऊंचा किया था। दुनिया के सामने तो वो डट कर खड़ा था, लेकिन उसके अपने बेटे आतिफ से ये जिल्लत सही नहीं जा रही थी। अपने बाप की तौहीन में लोगों के कहे गए अल्फाज उसके दिल में घर कर गए थे और अपने बाप के लिए नफरत उसके दिमाग में। ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी उस आंच की जो आगे चलकर बहुत कुछ राख कर देने वाली थी। बाप ने सुपारी देगा, अब हो गया, अब क्या सुपारी देगा? क्या समझ के रखा है? या अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। अरे रुक, लेकिन उसने लिखत, मैं अपने बेटे के साथ वो नहीं करना चाहता जो अब्बा ने मेरे साथ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कोई मेरे बेटे को हाथ लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? हेलो, क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैं अभी बात नहीं कर सकती। उसको इस घर में आते देखा था और एक आदमी भी साथ में था। उस आदमी को 2-4 बार तो यहाँ देखा था साहब। इनमें से है वो आदमी? यही है, यही है साहब। झूठ बोलता है। तू तो यहाँ बंद था, फिर तेरे इशारे पे किसने मारा उसे? साहब, अबू ने नहीं मरवाया उसको,
हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपन उसको धंधे में वापस लाना चाहता था, पर वो धंधे में वापस आना नहीं चाहती थी साहब। कमाठीपुरा में अपन का धंधा चौपट हो गया था साहब, पर अपन को धंधा शुरू करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत थी और निखत से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने निखत को मनाया। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको अक्का भिंडी बाजार में बदनाम करने की धमकी दी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, मेरे गहने ले लो, सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे दोबारा उस दलदल में मत भेजो। ए, सीधी तरह से मान जा, नहीं तो कल सुबह अक्का मोहल्ले के सामने तेरा काला चिट्टा खोल दूंगा मैं। उसके बाद बचाती रहना अपनी इज्जत। जब तेरा बेटा तेरे मुंह पे थूकेगा ना तो खुद ब खुद चल के आएगी अपन के धंधे में। ए, रोना बंद कर और कल सुबह 6 बजे रायचौर स्ट्रीट के बस स्टॉप पे मिल मुझे। फिर साहब अपन ने उसको बस स्टॉप पर बुलाया और अपन के साथ चलने को मजबूर किया और वो मान गई। फिर उसको खोली में बंद करके ज़बरदस्ती धंधे में वापस आने के लिए कहा। साहब उसके बाद कसम से अपन को नहीं मालूम वो कब भागी और किसने उसको मारा। क्या मिसाल कायम किया एक भाई होने की। इसे तब तक मारो जब तक सारा सच नहीं उगल देता। साहब बात को सुनो साहब। सर, निखत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी बॉडी हमें मिलने के 4-5 घंटे पहले ही उसकी मौत हुई। उसके पूरे बॉडी पे टॉर्चर के निशान हैं जो कुछ दिन पुराने हैं, लेकिन उसके घुटने और सर पे लगे जख्म ताज़े और गहरे हैं। सर, उसकी मौत भी सर पे वार की वजह से हुई। ऐसे घाव तो मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। सर, ये रिक्शा वाला है, निखत से मिला था। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? सर, वो जंगल के और जब वो जमीन पे गिर गई तो उसके सर पे मार मार के उसे जान से मार डाला। हाँ साहब, इन्हीं हाथों से मैंने अपने निखत को मार डाला। कुछ दिनों से वो मुझसे छुप छुप के फोन पे किसी से बात करती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और जिस दिन वो गायब हुई साहब, उस दिन मैंने उसका पीछा किया और जब मैंने उसे रफ़ी के साथ देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई साहब। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसे पकड़ता, वो दोनों एक रिक्शे में बैठे और भाग गए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो मुझसे मेरे आतिफ को अलग। बात सुन लेते ना तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे यकीन को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा और कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। अपनी खामी की शर्म से उभरने के लिए, अपने आप को दूसरों की नजरों में उठाने के लिए अब्दुल ने निखत को बाजार से उठाकर अपनी जिंदगी में सुई और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपने ही घर की बच्चियों को निशाना बनाया और नतीजा बच्चियों के हाथों उसका कत्ल। आतिफ की शर्म ने उससे अपने ही बाप पर जानलेवा हमला करवाया और फिर अपने आप को सजा देने के लिए वो घर से भाग निकला। खोखली शर्म और जिल्लत के एहसास ने मजबूत रिश्तों को तहस नहस कर दिया। दूसरों की खामियों पर उंगली उठाना, उन्हें शर्म का एहसास दिलाना, उनकी तौहीन करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी कमियों को टटोल कर उनसे उबरना भी उतना मुश्किल नहीं है। याद रखिए, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ भी उठती हैं। अपने किरदार, अपनी शख्सियत को बुलंद करने के लिए ऊंचे कद की जरूरत नहीं होती। ख्यालात ऊंचे होने चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।